हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द टीचर्स गाइड पर। और आज के इस छोटे से ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं सीटीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपके सीटेट जुलाई 2023 में आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और ये ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस ईयर सीटेट पेपर से लिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं और ज़्यादातर टॉपिक्स इसमें रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस ट्यूटोरियल को और सारे टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ते हैं। साथ ही साथ एक बेटर एक्सप्लेनेशन रहेगा जिससे आप एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए हमारे इस ट्यूटोरियल का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये सीटेट पेपर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आपको टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, इसलिए लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज मीन्स भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवधि कौन सी है ना। क्रिटिकल पीरियड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए कौन सा है। तो आपने अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़े होंगे, तो उसमें जो अर्ली चाइल्डहुड जो पीरियड होता है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये एक ऐसा दौर होता है जहाँ पर बच्चे की भाषा का विकास बहुत तेज़ी से होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था। यदि हम अन्य ऑप्शंस की बात करें, देखो सीटेट या फिर पेडागॉजिकली ये जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने का दो बहुत अच्छा तरीका होता है। या तो आपको सही उत्तर पता हो और यदि सही जवाब नहीं पता है तो आप जो गलत ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करें, तो आपका सही जवाब अपने आप आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर है प्रारंभिक बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड। चलिए दूसरे हम ऑप्शंस को देखें तो कैसे ये गलत साबित हो जाते हैं। प्री नेटल पीरियड वो समय होता है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। तो यहाँ पर लैंग्वेज तो यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि लैंग्वेज एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्राप्त होता है। तो अभी बच्चा माँ के गर्भ में है तो ये स्टेज तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए उचित होगी नहीं। मिडिल चाइल्डहुड जो है वो अर्ली चाइल्डहुड के बाद आता है। अर्ली चाइल्डहुड एक ऐसा दौर होता है जहाँ पर बच्चा शुरुआत में ही लैंग्वेज स्टार्ट कर देता है। और एडोलसेंट और बाद का पीरियड है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था या फिर अर्ली चाइल्डहुड है, जहाँ पर बच्चे की भाषा का विकास बहुत तेज़ी से होता है और ये एक संवेदनशील अवधि है बच्चे की भाषा की दृष्टि से। इसके साथ ही कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे इन्फेंसी पीरियड मतलब शैशव अवस्था को बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ है या फिर जो शारीरिक वृद्धि है उसकी दृष्टि से बहुत संवेदनशील अवधि मानी जाती है शैशव अवस्था या फिर इन्फेंसी पीरियड। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर और हमारा अगला प्रश्न है, Which of the following is a stage of moral development proposed by लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था कौन सी है इनमें से। ठीक है, तो कोहलबर्ग की जो नैतिक विकास का सिद्धांत है जो उन्होंने प्रस्तुत किया था उसमें अलग अलग स्टेजेस दिए गए हैं। तो इन सभी ऑप्शंस में जो सेकंड नंबर ऑप्शन है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन या फिर सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ये एक स्टेज है, अवस्था है जो कि कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन है वो अलग अलग थ्योरिस्ट द्वारा प्रेजेंट की गई थ्योरी के स्टेजेस हैं, जैसे लेटेंसी पीरियड सिगमंड फ्राइड द्वारा दी गई साइको एनालिटिकल थ्योरी की स्टेज है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यह संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जो कि पियाजे द्वारा दिया गया उसकी एक अवस्था है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी ये एरिक एरिक्सन द्वारा दिए गए सिद्धांत की एक अवस्था है। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये नैतिक विकास की एक अवस्था है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार। ठीक है, चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात जो है ध्यान से समझ में आ रही है और यदि किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट करके वापस से हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमने पूछा है, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन मीन्स क्लासरूम में डिस्कशन या परिचर्चा के दौरान
अ टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स। एक शिक्षक जो है वो लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देता है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल। ये किस चीज़ का उदाहरण है कि एक टीचर इस तरह का भेदभाव करता है कक्षा में कि वो बच्चियों को इग्नोर करता है, उन पर ध्यान नहीं देता है और लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो ये किस तरह का टर्म यहाँ पर यूज़ करना चाहिए इस भेदभाव के लिए? तो हमारा जो राइट ऑप्शन है इट इज़ जेंडर बायसनेस या जेंडर पक्षपात। ठीक है, अब सबसे पहले हम जेंडर को समझते हैं। जेंडर जो है एक तरह की आइडेंटिटी है। हमारे समाज द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि लड़के होंगे वो किस तरह के कपड़े पहनेंगे, किस तरह का उनका बिहेवियर होगा। तो सोसाइटी तय करती है हमारी एक पहचान, और हमारी ये जो पहचान है ना, यही क्या कहलाती है? जेंडर कहलाती है। ये जो लड़का लड़की, महिला और पुरुष वाली जो पहचान होती है, यही जेंडर कहलाती है, जो समाज द्वारा तय की जाती है। जब किसी शिक्षक द्वारा इस जेंडर के आधार पर भेदभाव किया जाता है ना, जेंडर के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव किया जाता है, तो उसको हम जेंडर बायसनेस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? जेंडर बायसनेस या फिर जेंडर पक्षपात। यहाँ पर कुछ अन्य ऑप्शन भी दिए गए हैं, हम इनको भी ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी या फिर जेंडर पहचान का तात्पर्य है एक व्यक्ति को अपने जेंडर के या अपने विषय में ही एक सेंस होना, एक समझ होना कि वो लड़का है कि लड़की है समाज की दृष्टि में। तो ये जो सेंस होता है, ये जो कॉन्शियसनेस होती है अपने जेंडर के प्रति, वही क्या कहलाती है? जेंडर आइडेंटिटी या जेंडर पहचान कहलाती है। जेंडर रेलिवेंस। जेंडर रेलिवेंस या फिर जेंडर संबद्धता से तात्पर्य है कि कोई भी, मान लीजिए हमारे देश में, हमारे समाज में किसी भी तरह का कोई कानून, कोई रूल आता है, तो वो जेंडर के परिप्रेक्ष्य में कितना उपयुक्त है, मतलब वो जेंडर के रेलिवेंट है कि नहीं है, उसके प्रति प्रासंगिक है कि नहीं है, मतलब उससे किसी भी तरह का जेंडर भेदभाव या किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी तरह का कोई नया कानून आने से पहले उसको ये परखा जाता है कि वो जेंडर के संबंध में ठीक है कि नहीं है। तो इसी को अपन जेंडर रेलिवेंस बोलते हैं, मतलब जेंडर के कंटेक्स्ट में वो चीज़ रेलिवेंट होनी चाहिए, प्रासंगिक होनी चाहिए। जो चौथा ऑप्शन है हमारा, वो है जेंडर कंसिस्टेंसी। तो ये एक तरह की स्टेज है जो कि कोलबर्ग और पियाजे द्वारा प्रेजेंट की गई थी, जिसमें कोलबर्ग का ज़्यादा नाम आ रहा है। और ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर एक बच्चे को इस बात का एहसास हो जाता है या ये समझ आ जाती है कि उसका जो जेंडर है वो कंसिस्टेंट है, मतलब वो ओवर द टाइम और सिचुएशन चेंज नहीं होगा, मतलब समय के साथ और परिस्थितियों के साथ उसके जेंडर में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। ये बच्चे में समझ आती है, और एक अवस्था जिसके दौरान ये समझ आती है उसी को अपन जेंडर कंसिस्टेंसी बोलते हैं, है ना। तो इस बात का अंदाज़ा लग जाना है, समझ आ जाना कि उसका जेंडर स्टेबल है, कंसिस्टेंट है, उसी को बोलते हैं जेंडर कंसिस्टेंसी। तो इस तरह से हमने इन सभी ऑप्शंस को डिस्कस किया। होपफुली आपको समझ में आ रहा है और एक बेटर आइडिया आप बना पा रहे होंगे इन क्वेश्चंस को समझ के। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, और हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टेरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी। हिंदी में देखें, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता मीन्स जेंडर स्टेरियोटाइप एवं जेंडर भूमिका मीन्स जेंडर रोल कन्फर्मिटी अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली। पहले तो इन दोनों का मतलब समझिए। जेंडर स्टेरियोटाइपिंग मीन्स होती है कि जेंडर के आधार पर ये तय करना कि लड़का ये काम कर सकता है, लड़की ये काम कर सकती है, लड़के जो हैं खाना नहीं बना सकते, लड़कियों को खाना बनाना चाहिए, लड़कियां बाहर जॉब नहीं कर सकती। तो इस तरह की जो पहले से हम समाज के लोगों के अंदर रूढ़िवादिता फैली हुई है, ये एक पहले से धारणा बनी हुई है, ये जो पूर्वानुमान, ये जो पूर्व पहले की धारणा है, असल में इसी को क्या बोलते हैं? स्टेरियोटाइपिंग बोलते हैं। ठीक है, स्टेरियोटाइप, जेंडर स्टेरियोटाइप, जेंडर के आधार पर जो रूढ़िवादिता है, जो पूर्व धारणा है, उसी को अपन बोलते हैं जेंडर स्टेरियोटाइप। और दूसरी चीज़ यहाँ पर दी है जेंडर रोल कन्फर्मिटी। तो जेंडर के आधार पर
भूमिका का निर्धारण होना कि लड़कियां ये करेंगी, लड़के ये करेंगी, इन चीज़ों को हम कम करने के लिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि इन चीज़ों को कम करने के लिए, टू रिड्यूस, है ना, इन चीज़ों को कम करने के लिए हमारी कक्षा में कौन सी एक स्ट्रेटजी उचित होगी, पद्धति प्रभावशाली होगी। तो हमें वो ऑप्शन बताना है जिसको हम अपने क्लासरूम में उपयोग करेंगे जेंडर स्टेरियोटाइपिंग और जेंडर रोल कन्फर्मिटी को कम करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो होना चाहिए डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस। जो जेंडर बायसनेस है उसके बारे में डिस्कशन करना। कैसे भाई? ये तीन जो ऑप्शंस हैं वो एक नकारात्मक प्रभाव डालेंगे हमारे क्लासरूम पर। इन तीनों ऑप्शन से क्या होगा, हमारे क्लासरूम में जेंडर स्टेरियोटाइपिंग बढ़ेगी। कैसे? एक एक करके समझते हैं। दूसरे वाले ऑप्शन को देखिए, एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल, मतलब जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना है। यदि हम जेंडर आधारित भूमिकाओं को महत्व देंगे तो क्लासरूम में जेंडर बायसनेस और स्टेरियोटाइपिंग बढ़ेगी। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा काम करना सीखेंगे, है ना। जैसे आप किसी भी तरह का बोल सकते हो कि गर्ल्स जो हैं वो बैठने वाला या शांत वाला काम करेंगे, बच्चे इधर से उधर टेबल करेंगे, कुछ भी XYZ। तो ऐसे यदि हम कुछ रोल कर एक्टिविटीज़ करेंगे तो इससे क्या है, ये चीज़ें हमारी क्लासरूम में और बढ़ेंगी। हमें इनको क्या करना है, कम करना है। जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स, अब हमने खेल समूह ऐसे बना दिए जो जेंडर बेस्ड हैं, लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग। तो इससे भी क्या है, ये रिड्यूस ना होगा बल्कि हमारे क्लासरूम में इस तरह की भावनाएं और स्टेरियोटाइपिंग बढ़ेगी। हमें क्या करना है, कम करना है। जेंडर सेग्रीगेटिंग सीटिंग अरेंजमेंट, साथ ही सिटिंग अरेंजमेंट के लड़कियां लड़कियों के साथ बैठेंगी, लड़के अलग बैठेंगे, इस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा तो हम जेंडर स्टेरियोटाइपिंग और जेंडर रोल कन्फर्मिटी को कम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है कि हम जेंडर पर बायसनेस पर डिस्कशन करें बच्चों के साथ, ताकि वो उस चीज़ को समझें और ये जो बुराई है वो निकल सके। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। जो हमारा अगला प्रश्न है, 5th क्वेश्चन से, Which of the following theorists, while viewing children as active seeker of knowledge, emphasized the influence of social cultural contents on their thinking? ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखा है? हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व। देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं और आप यदि नीचे वाली लाइन को नहीं पढ़ेंगे तो आप गलत कर सकते हैं। एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज, ये बात तो जीन पियाजे भी करते हैं, लेकिन जो नीचे की लाइन है, एम्फेसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कंटेंट, जो समाज है और जो संस्कृति है उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो आपको ध्यान होगा कि लेव वाइगोत्स्की वो पर्सन हैं जिन्होंने वो बच्चे को एक एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज मानते हैं कि बच्चा सक्रिय रूप से क्रिया करके अपने ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करता है, लेकिन समाज और जो संस्कृति होती है वो उसको ज्ञान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या प्रभावित करती है। तो इस मायने में हमारे इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा लेव वाइगोत्स्की। आप यहाँ पर जीन पियाजे भी लगा सकते थे, बट यहाँ पर समाज के बारे में पूछा गया इसलिए हम जीन पियाजे को चुनेंगे नहीं। लॉरेंस कोलबर्ग जो हैं वो नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित, वॉटसन अलग हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की, जो बच्चे को एक एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज मानते हैं और ये मानते हैं कि समाज और संस्कृति जो होती है बच्चे के ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, while working on jigsaw puzzle, 5 years old नज़मा says to herself, एक 5 साल की बच्ची जिसका नज़मा नाम है वो एक पज़ल को सॉल्व करती है और खुद से बोल रही है, क्या बोल रही है, वेयर इज़ द ब्लू पीस, ब्लू पीस कहाँ है, नॉट दिस वन, डार्कर वन दैट वुड गो हियर एंड मेक दिस शो, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो एक पज़ल को सॉल्व करती है और ये इस तरह से खुद से बात करती है कि नहीं इसको यहाँ नहीं यहाँ लगाना चाहिए। सो वो आपसे पूछ रहे हैं, दिस काइंड ऑफ टॉक इज़ रिफर्ड टू बाय वाइगोत्स्की, इस प्रकार की बात या वार्ता को वाइगोत्स्की ने किस तरह से संबोधित किया है, मतलब इसको क्या नाम दिया है जब बच्चे खुद से बात करते हैं। और एक ये जो आपको अवस्था भी ध्यान रखनी है, 5 वर्ष, तो इस पीरियड के दौरान जब बच्चे खुद से बात करते हैं तो वाइगोत्स्की ने इसको क्या टर्म यूज़ किया है।
तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है इट इज़ कॉल्ड प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच मीन्स एक व्यक्तिगत वार्ता जिसमें बच्चा क्या है स्वयं से बात करता है और अपने आप को गाइड करता है ना। और जीन पियाजे जो हैं इसको ईगो सेंट्रिक स्पीच बोलते हैं कि बच्चा क्या है अपने आप में अहम केंद्रित है। और टॉक लाउड ये अलग तरह की स्पीच है जिसमें बच्चा खुद तेज़ी तेज़ी से बोलता है। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन ध्यान रखना, इट इज़ प्राइवेट स्पीच। वाइगोत्स्की ने इस तरह की वार्ता को, बात को प्राइवेट स्पीच का नाम दिया है, जहाँ पर बच्चा अपने आप को गाइड करने के लिए खुद से बात करता है। ठीक है, वहीं पियाजे इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच या आत्म केंद्रित वार्ता कहते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, ये निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो बच्चों को सहयोग देना है ना, या क्यूज देना, ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो जीन पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो है स्कैफोल्डिंग का उदाहरण है। ओके, स्कैफोल्डिंग, सॉरी, वाइगोत्स्की की थ्योरी, नॉट जीन पियाजे। ये क्या है? स्कैफोल्डिंग का उदाहरण है। स्कैफोल्डिंग मतलब वो सहायता जो बच्चे को यदि दे दी जाए तो वो कोई नया काम करना सीख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को साइकिल चलाना नहीं आता, लेकिन यदि कोई उसको पीछे से थोड़ा सा साइकिल को पकड़ ले और उसको ये एहसास दिलाए कि वो नहीं गिरेगा, तो धीरे धीरे उससे वो साइकिल चलाते बनने लगेगी। तो ये जो थोड़ा सा सपोर्ट दिया गया है किसी को कुछ सिखाने के लिए, इस सपोर्ट को या सहायता को ही क्या कहा जाता है? स्कैफोल्डिंग बोला जाता है ना। वो सपोर्ट या सहायता या क्लूज जो बच्चे को किसी नई चीज़ को सीखने में मदद कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग। रीइंफोर्समेंट अलग है। रीइंफोर्समेंट मतलब एक पुनर्बलन बोलते हैं जिसको हम हिंदी में प्रबलन। और कंडीशनिंग का मतलब होता है कंडीशन बनाना, एक संबंध बना देना। मॉडलिंग मतलब मॉडलिंग करके दिखाना, बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करना ताकि बच्चे सीखें। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है स्कैफोल्डिंग। अगला जो प्रश्न है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर कैरेक्टराइज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इनमें से कौन सा व्यवहार बच्चे का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को बताता है? तो आपको बताना है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कौन सा बिहेवियर करेगा। तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग ये हाई ऑर्डर थिंकिंग होती है, अभी ये नहीं करेगा, वो बाद में करेगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में कर पाएगा। कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन में बी डेफर्ड इमिटेशन एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये बहुत पहले आ जाता है, इन्फेंसी पीरियड में रहता है तभी आ जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज के टाइम पे। मेक बिलीव प्ले इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, नो, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट जो होती है वो इससे पहले होती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है सेकंड लगाएंगे कि कंजर्वेशन और जो क्लास इंक्लूजन है वो बच्चा करना इस स्टेज में सीख जाता है। इससे पहले रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट होती है, अब यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है बच्चों में, बच्चे अपने विचारों को फिर से रिपीट कर पाते हैं, रिवर्स कर पाते हैं। ठीक है। और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग ये एक हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग है जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बाद आती है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन। कंजर्वेशन का मतलब है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसको समझ पाना, और क्लास इंक्लूजन का मतलब है अलग अलग कैटेगरीज किसी चीज़ की बना पाना। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा इतना सीख जाता है। 9th क्वेश्चन को देखते हैं हम, जो हमारा 9वां क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पियाजियन कंस्ट्रक्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट चिल्ड्रन। इनमें से पियाजे द्वारा प्रस्तुत किया गया एक टर्म बताइए जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के संबंध में उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो यह है स्कीमा। स्कीमा क्या है? एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चा इस देश दुनिया के बारे में अपनी समझ को बनाता है ना। एक ऐसा स्ट्रक्चर मान लिया है पियाजे ने कि बच्चे के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर वो दुनिया के बारे में, इस एनवायरनमेंट के बारे में अपनी एक समझ को बनाता है, और उसी चीज़ को नाम दिया है पियाजे ने स्कीमा का। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। आखिरी क्वेश्चन हमारे आज के ट्यूटोरियल का, और ये है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी।
तो जो असेसमेंट है या जो आकलन है उसका प्रारंभिक प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट, बच्चों को रैंक देना कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, क्या है ऐसा? अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूज़न अबाउट द रिलेटेड कॉन्सेप्ट, या फिर बच्चों की किसी कॉन्सेप्ट को लेकर कन्फ्यूज़न और क्लैरिटी को समझना। या फिर थर्ड, लेबलिंग स्टूडेंट एज पर देयर स्कोर, या फिर बच्चों को उनके स्कोर के आधार पर लेबल कर देना कि तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम होशियार हो, तुम गधे हो, तो इस तरह के लेबल देना। या फिर मार्किंग पास और फेल इन द रिपोर्ट कार्ड, या फिर उनके रिपोर्ट कार्ड में पास और फेल लिख कर देना, अंकित करना, ये उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो होना चाहिए कि हम बच्चों की क्लैरिटी को, उनके कन्फ्यूज़न को समझ सकें, किसी कॉन्सेप्ट को लेकर, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में उनको कुछ समझ में आया है, नहीं आया है, कहाँ कन्फ्यूज़ है, कहाँ नहीं है, इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों का असेसमेंट करते हैं, और यही हमारे असेसमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये कुछ सवाल हैं, कुछ प्रश्न थे जिनको हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया, और ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल समझ आया होगा। और कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही यदि मेरे पढ़ाने में किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम लगी, कहीं सुधार की ज़रूरत है, तो आप कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस हिसाब से चेंज करूँगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए ट्यूटोरियल में, और इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।